Hello all, welcome to the Academy. In this series we have taken all state AE PYQs. So this is the first series in which we are taking UPPCS AE mains examination which has been conducted on 29 September. So this is the first series in which we are taking a UPPCS AE mains questions. So let's begin. So our first question is, a survey line was measured to be 2500 links by the Gunter chain. It was also measured by an engineer chain and length was 1660 feet. If the error in Gunter chain was 0.25 link, what will be the error in the engineer's chain? अब ये पहला जो क्वेश्चन है सर्वेइंग लेवलिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सर्वेइंग लेवलिंग का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन से क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेंगे हम क्योंकि वही हमारा ऑब्जेक्टिव है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम अगर अब सर्वेइंग लेवलिंग पढ़ेंगे तो उसमें गंटर चेन, इंजीनियर्स चेन, मेट्रिक चेन, इनको उसका स्पेसिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है, उसमें लेंथ कितना होता है, लिंक कितना होता है, वो सब चीज़ों को देखेंगे और हम पढ़ेंगे। तो अभी हम गंटर चेन वाला सॉल्व करते हैं, फिर मैं बता दूंगा कि क्या पढ़ना है इसमें ना। तो गंटर चेन में क्या होता है, गंटर चेन में 100 लिंक्स होती है और इसकी लेंथ होती है 66 फीट। तो एक लिंक की लेंथ क्या होगी, एक लिंक की लेंथ होगी 0.66 फीट। तो बोल रहा है कि यहाँ पे इन्हें जो यूज़ किया है वो 2500 लिंक यूज़ किया है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी 2500 इंटू 0.66 फीट जो कि होता है 1650 फीट। साथ में ये बोल रहा है कि गंटर चेन को जब हमने यूज़ किया तो उसमें एरर आया प्लस 0.25 लिंक प्लस 0.25 का एरर आया। तो अब एरर आया तो ये लिंक इसमें शो होती है, तो एक लिंक में कितनी एरर आएगी, तो गंटर चेन की जो एरर है, गंटर चेन की एरर है पर लिंक वो कितनी होगी, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लिंक कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ लिंक 100 होता है तो वो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो प्लस 0.25 बाय 100, तो ये होती है 0.0025, ठीक है। अब जैसे ही हमने एरर निकाल लिया तो ट्रू लेंथ निकाल लेते हैं। तो ट्रू लेंथ क्या होता है, ट्रू लेंथ इज इक्वल्स टू मेजर्ड लेंथ 1 प्लस एरर बाय 100। अब मैं यहाँ पे पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एई के पीवाईक्यू सॉल्व करें, कंसेप्ट सीखने का हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसलिए सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, साथ में थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट जो जिस्ट में मैं दे सकता हूँ उतना मैं दूंगा आपको, है ना। सिर्फ आप क्वेश्चन पे फोकस करें और कंसेप्ट पे फोकस करें। तो मेजर्ड लेंथ हमारी कितनी है, मेजर्ड लेंथ 660 फीट है, तो 1660 फीट 1 प्लस एरर बाय 100, एरर बाय 100 0.025 बाय 100, तो टोटल लेंथ हमारी 1650 हो गई है। अब यहाँ पे हमने इनने जो मेजर किया है वो हमने बता दिया, बट टोटल लेंथ जो हमारी होगी वो उस बेसिस पे होगी जो हमने कैलकुलेशन किया है। तो 1650 इंटू 1 प्लस एरर बाय 100 ये होता है हमारा, इसको हम सॉल्व करते तो आता है 1654.125। अब हम एरर निकालेंगे, तो एक्चुअल एरर क्या होता है, एक्चुअल एरर का फॉर्मूला होता है, एक्चुअल एरर का फॉर्मूला होता है सो ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। तो ट्रू लेंथ कितनी है 1654 जो हमने कैलकुलेट करी है, और मेजर्ड लेंथ कितनी है 1660। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -5.875। अब ये एक्चुअल एरर आई है, बट हमें एक्चुअल एरर पर फीट या पर लेंथ निकालनी है, इंजीनियर चेंज के हिसाब से लिंक पे निकालनी है हमें एरर। तो ये 0.5875 में इंजीनियर चेंज में कितनी लिंक होती है, कितना जो उन्होंने मेजर किया है 1660 इंटू 100 लिंक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा -0.354 फीट पर लिंक ऑफ इंजीनियर चेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -0.354 फीट। अब मैं इसको आगे बढ़ूं, मैं देखूं आगे, तो क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना, पूरा ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब जिसने कंसेप्चुअल पढ़ा भी होगा और जिसने फैक्ट भी याद किए होंगे उससे भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस के अलावा इसमें हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। जब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो अगली बार हम देखेंगे तो बहुत सारे चेन को मिक्स करके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग बने। ये सारे रीसेंट एई में, तो इस एई से हम सीख सकते हैं कि अगली जो एई होगी वो कैसे होगी। तो ये लर्निंग है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं।
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन, पहला ऑप्शन है ग्रिड मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन, ट्रू नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल ईस्ट। अब ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसको पता है वो कर लेगा। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन किसके बीच में एंगल होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच में। तो ये हमारा अर्थ है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ का मतलब ट्रू मेरिडियन का लाइन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन का लाइन है। तो ये बीच का जो डिक्लिनेशन एंगल होता है इनके बीच में होता है, तो ये होता है हमारा ट्रू मेरिडियन की लाइन होती है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन की लाइन होती है, और इनके बीच का जो एंगल होता है उसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। तो ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसको आता है वो कर लेगा। और दूसरा, एई के एग्जामिनेशन में नॉलेज मैटर नहीं करता है, मैटर करता है नॉलेज में, बट अगर आपने नॉलेज के साथ फैक्ट रिमेंबर नहीं करे तो आप कहीं भी लाई नहीं करेंगे। तो यू शुड रिमेंबर द फैक्ट सो दैट योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ सक्सेस इन अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन विल बी मोर। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, द परसेंटेज ओपन स्पेस एडवाइज फॉर अ वेल स्क्रीन शुड बी अराउंड, द परसेंटेज ओपन स्पेस एडवाइज्ड फॉर अ वेल स्क्रीन शुड बी अराउंड। अब ये क्वेश्चन किसका है, ये एक्वीफर का क्वेश्चन है, एक्वीफर का क्वेश्चन है पूरा। तो अब एक्वीफर में ये क्या है कि ये वाला क्वेश्चन आपको कहीं दिखेगा नहीं, कोई भी स्टेट एई में नहीं दिखेगा, दूसरा स्टेट एई के अलावा कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी जो ऑब्जेक्टिव की बुक आते हैं उस पर भी नहीं दिखेगा, इवन नेट पे भी नहीं आपको नहीं मिलेगा। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा बुक में। आप ए माइकल उठाएंगे तो उसमें डायरेक्ट ऐसा लाइन में लिखा है कि ओपन स्पेस वेल स्क्रीन के लिए कितनी एडवाइस है, वो 15% एडवाइस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच परसेंटेज ऑफ थिकनेस ऑफ एक्वीफर शुड बी स्क्रीन इन होमोजेनियस आर्टिशन एक्वीफर। अब एक्वीफर की बात कर रहा है तो जो होमोजेनियस आर्टिशन बहुत सारे एक्वीफर होते हैं, जैसे कन्फाइंड एक्वीफर होता है, अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो होमोजेनियस आर्टिशन एक्वीफर है, मतलब कन्फाइंड एक्वीफर को आर्टिशन एक्वीफर भी बोलते हैं, तो होमोजेनियस आर्टिशन एक्वीफर में हम एक्वीफर को कितना स्क्रीन करेंगे, कितने परसेंटेज ऑफ थिकनेस में स्क्रीन करेंगे ताकि हमारा जो डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम आए। तो उस केस में 3-4 केस बनते हैं कि होमोजेनियस में कितना करेंगे, नॉन होमोजेनियस में कितना करेंगे, ठीक है। और अनकन्फाइंड एक्वीफर में भी सेम केस होते हैं, अनकन्फाइंड एक्वीफर में नॉन आर्टिशन एक्वीफर, इसमें भी सेम होते हैं, होमोजेनियस में कितना स्क्रीन करेंगे, नॉन होमोजेनियस में कितना करेंगे। तो ये सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। तो अभी उन्होंने पूछ लिया है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ थिकनेस ऑफ एक्वीफर शुड बी स्क्रीन इन होमोजेनियस आर्टिफिशियल एक्वीफर, तो वो होता है 70 to 80%। बट अब अगली बार वो पूछ लेगा कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ थिकनेस शुड बी स्क्रीन इन अ नॉन होमोजेनियस नॉन आर्टिशन एक्वीफर, तो उस केस में आंसर अलग हो जाएगा। तो इससे आप क्या करेंगे कि बहुत सारे मतलब इससे आप क्या करेंगे कि दूसरे जो एक्वीफर होते हैं उनमें कितना स्क्रीनिंग करते हैं तो वो भी याद करेंगे, तो वो उससे बेटर होगा। नाउ कमिंग टू द ड्रेनेज कोफिशिएंट इज द डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड पर। अभी ड्रेनेज कोफिशिएंट की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिया है, तो ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या होता है कि आपने एक दिन में कितना डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन किया, तो वो डे के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, वो स्टैंडर्ड होता है। तो डायरेक्ट उन्हें डेफिनेशन पूछ लिया तो आंसर क्या हो जाएगा, डे। अब ये पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन अगर हम देखे जाए तो ऊपर वाला क्वेश्चन, अगर मान लो आपको आर्टिशियन एक्वीफर पता है और आर्टिशियन एक्वीफर के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी पता है कि इसका स्टोरेज कोफिशिएंट क्या होता है, फिर इसका टाइम फैक्टर क्या होता है, लीकेज फैक्टर कितना होता है, बट अगर आपने उसका थिकनेस का ही स्टडी नहीं किया और थिकनेस भी स्टडी करने के बाद उसके लेंथ भी याद नहीं की है, तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं है ना। इसीलिए इसमें भी ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, इसमें भी उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो फैक्ट इसके अलावा ये सब चीजें मैंने बताया वो आपको याद करने पड़ेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्प्रिंकलर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेटरल हैज 25 स्प्रिंकलर स्पेस्ड एट 4 मीटर अपार्ट, द लेटरल्स आर 10 मीटर ऑन द मेन लाइन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स टू बी अप्लाइड पर सेटिंग व्हेन द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड। ओके, तो लेटरल क्या है, टोटल कितने हैं, 25 स्प्रिंकलर है, और स्प्रिंकलर के जो लेटरल की स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिटवीन लेटरल इज 4 मीटर, और मेन लाइन की जो स्पेसिंग है जहाँ पे लेटर लगे हैं वो 10 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स हम हर एक सेटिंग में कितना अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एरिया निकाल लेता हूँ लेटरल्स और मेन के बीच में। तो एरिया निकालने के 40 मीटर स्क्वायर के बीच का एरिया है, ठीक है। अब 25 स्प्रिंकलर है, अब 25 स्प्रिंकलर है तो ये 25 इंटू 40 मीटर स्क्वायर, मतलब इतने एरिया में ये चले जाएगा। तो 25 इंटू 40 कितना होता है, 1000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि रिकमेंडेड फर्टिलाइजर्स की सेटिंग नहीं दी, मतलब यहाँ पे क्या है कि वो मिसप्रिंट हो गया पूरा, मतलब जिसको भी दिया था तो उसने 80 kg पर हेक्टेयर या कुछ वैल्यू होगी, 80 kg पर हेक्टेयर या कुछ होगी जिसमें इतने अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है कि हम इतने अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स 1 हेक्टेयर में डालेंगे, उससे इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। बट यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है तो एक क्वेश्चन का ही पर्पस खत्म हो गया। तो अभी वैल्यू होगी, आप तो वैल्यू डाल लेना और इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा।
Next, the problems of the protections of earthen embankments can be performed by providing a burn of dash in width at the normal pond level. अब सबसे पहले तो ये है कि अर्दन एम्बैंकमेंट का क्वेश्चन है, साथ में इनने बर्न दे दिया है. बर्न क्या होता है कि बर्न क्या होता है, मान लो हमारे एक चैनल है, यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है. अब क्या होगा कि वाटर फ्लो के साथ जब वाटर का लेवल बढ़ेगा, मतलब फ्लड वाली चांसेस होगी, तो हम क्या करते हैं, इसके जो लेटरल साइड में हम बर्न प्रोवाइड करते हैं ताकि वाटर आए तो इस बर्न के लेवल तक सस्टेन हो पाए, ताकि जितना भी जो वाटर है इसके सब्सिक्वेंट एडजेसेंट एरिया में नहीं आ पाए, ताकि फ्लड वाली कंडीशन ना हो, मतलब डैमेज नहीं हो एडजेसेंट में. तो ये जो बर्न की विड्थ होती है, अब ये वाला भी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा. ये जो क्वेश्चन उठाए हैं सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. अगर आपने अर्दन एम्बैंकमेंट अच्छे से पढ़ा होगा, और अर्दन एम्बैंकमेंट में भी बहुत सारी चीजें देखोगे कि अगर वाटर का लेवल बढ़ेगा तो कौन कौन से प्रोविजन लगाएंगे, अच्छे कंसेप्चुअल तरीके से सीखा होगा तो ये आप क्वेश्चन करोगे, वरना ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि बर्न क्या होता है. तो जो बर्न की विड्थ होती है वो होती है 1 to 1.5 मीटर. तो इस क्वेश्चन से क्या हमें लर्निंग मिली कि अगर हम पढ़ रहे हैं कोई भी स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर्स अगर पढ़ रहे हैं, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं या फिर इरिगेशन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर आया क्यों, और अगर वो स्ट्रक्चर आया तो उसके प्रोविजन क्या है, और प्रोविजन के साथ में उसके सेफ्टी मेजर्स क्या है. तो इससे क्या होगा, एक तो मुझे स्ट्रक्चर पता लगेंगे, स्ट्रक्चर्स के बाद मुझे स्ट्रक्चर्स की एप्लीकेबिलिटी पता लगेगी. अगर मान लो स्ट्रक्चर में जो प्रोविजन होंगे, मैं स्ट्रक्चर देखूंगा तो सबसे पहले देखूंगा कि स्ट्रक्चर किसके लिए बना है ना, कि स्ट्रक्चर अगर मान लो कोई मैं गली कंट्रोल स्ट्रक्चर ले रहा हूं, तो गली कंट्रोल स्ट्रक्चर गली को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए गली कंट्रोल स्ट्रक्चर है. साथ में गली कंट्रोल स्ट्रक्चर अगर फेल होगा तो मुझे कौन से प्रोविजन देने पड़ेंगे, फिर प्रोविजन के साथ कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे. तो उससे क्या होगा कि आप जो भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका कंप्रेहेंसिव स्टडी होगा. तो पढ़ना ऐसे है, ठीक है. इससे ये लर्निंग है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 से. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्पिलवे अगेंस्ट टर्निंग ओवरटर्निंग. अब ऊपर मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि कोई भी मैं स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूं तो उसके प्रोविजन और उसके सेफ्टी मेजर्स पढ़ूंगा. अब इसने क्या किया, सेफ्टी मेजर आपने पढ़ लिया, बट सेफ्टी मेजर्स का आपने वैल्यू नहीं देखा, वैल्यू पढ़ा नहीं, वैल्यू रिमेंबर नहीं किया, तो उस क्वेश्चन का कुछ सेंस ही नहीं होता है. तो यहाँ पे डायरेक्ट इसने वैल्यू पूछ लिया, द मिनिमम वैल्यू ऑफ सेफ्टी फैक्टर फॉर द स्पिलवे अगेंस्ट ओवरटर्निंग, तो वो होता है 1.2. अब मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा कि ओवरटर्निंग क्या होता है, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करूंगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही मिसमैच हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव हम लेके आए हैं. द मास वेटनेस इज कॉल्ड. अब मास वेटनेस को हम क्या कहेंगे, ग्रेविमेट्रिक वाटर कंटेंट कहेंगे, फील्ड कैपेसिटी कहेंगे, या हाइग्रोस्कोपिक वाटर कंटेंट कहेंगे, या सीपेज वाटर कहेंगे. तो मास वेटनेस को हम कहते हैं ग्रेविमेट्रिक वाटर कंटेंट. अब ये सब पूरा कंसेप्चुअल है, ठीक है. आपको पता है तो पता है, वरना आप कुछ भी मार दोगे ना. मैं मार दूंगा फील्ड कैपेसिटी है, या फिर किसी ने मार दिया कि हाइग्रोस्कोपिक है, बट अगर आपने मास वेटनेस नहीं पढ़ा है, उसका मतलब नहीं समझा है, तो फिर इसको आंसर नहीं मार पाओगे आप. कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, द नेचर ऑफ हुगाउट्स इक्वेशन यूज फॉर डिजाइन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. तो हुगाउट्स इक्वेशन क्या है कि ड्रेनेज में यूज होती है, और इसकी एक इक्वेशन है s स्क्वायर इक्वल्स टू 4k h स्क्वायर अपॉन r प्लस 8k ht अपॉन r. तो बोल रहा है कि हुगाउट्स इक्वेशन का नेचर क्या है. तो अब आपको इक्वेशन से क्या पता लग रहा है, क्या आपको हाइपरबोलिक लग रहा है, इलिप्टिकल लग रहा है, पैराबोलिक लग रहा है, सर्कुलर लग रहा है. तो समझ आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है. तो नेचर ऑफ हुगाउट इक्वेशन यूज फॉर डिजाइन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इज इलिप्टिकल इन नेचर. अब वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि और जो दूसरी जो ड्रेनेज इक्वेशन यूज होती है, मान लो अंश यूज होती है, किरकम यूज होती है, ग्लोवरडम यूज होती है, इनका नेचर कैसा होगा. तो आप इक्वेशन देखेंगे और वो किस स्टेट में यूज होती है वो भी देखेंगे, ताकि इससे हमें 4-5 इक्वेशन का लर्निंग हो और साथ में कंसेप्ट भी हमारे बिल्ड होंगे. डायमीटर ऑफ ड्रिवन वेल वेरीज फ्रॉम. अब डायरेक्ट ड्रिवन वेल तो बारे में कुछ पूछा ही नहीं, उसने डायरेक्ट डायमीटर पूछ लिया. तो डायमीटर क्या होता है, तो अगर आप पता होगा तो कर सकते हैं, ये पूरा फैक्चुअल है. तो 10 से 15 सेंटीमीटर होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, 3 से 10 सेंटीमीटर होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर. तो ड्रिवन वेल का जो डायमीटर है 3 से 10 सेंटीमीटर है. आपसे पूछ सकता है डक कम बोरवेल का डायमीटर कितना होता है. फिर आपसे पूछ सकता है ऑब्जर्वेशन वेल का डायमीटर कितना होता है. तो ये सब आपको याद करना है ना. डक्कम बोरवेल का डायमीटर आप देखो, ऑब्जर्वेशन वेल का डायमीटर देखो, ड्रिवन वेल किससे कंस्ट्रक्ट किया जाते हैं, कौन से जियोफिजिकल पैरामीटर है जिसे ड्रिवन वेल को कंसिडरेशन में हम देख के
कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें इससे लर्निंग है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कंटूर लाइन आर पैरेलल टू द लाइन ऑफ स्टीप स्लोप, कंटूर लाइन आर क्लोजर इन स्टीप ग्राउंड। अब ये क्वेश्चन है ना, पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो प्रीवियस ईयर ए में क्या पूछता था कि कंटूर क्या होता है। कंटूर क्या होता है सबको पता है कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल इलेशन। बट अब ये कंटूर से ऊपर गया है, तो कंटूर से ऊपर गया तो मान लो अगर मैं कंटूर समझ लिया पर कंटूर के साथ में मैं दूसरे कंसेप्ट को लिंक किया ना, उनको मैं साथ में क्लब करके नहीं पढ़ा तो फिर नहीं होगा। तो क्वेश्चंस करते हैं। तो कंटूर लाइन क्या होती है? कंटूर लाइंस आर लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल इलेशन। ये सारी कंटूर लाइन है, ठीक है। अब मैं, मेरा हिल एरिया मान लो ये है, ये मेरा हिल एरिया है। तो हिल एरिया में लाइन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप क्या होगा? लाइन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप वो होगा जहां से हाईएस्ट एलिवेशन से लोएस्ट एलिवेशन पे वाटर आ रहा होगा। तो ये मेरा हाईएस्ट एलिवेशन है, ये मेरा लोएस्ट एलिवेशन है, तो यहां से वाटर आ रहा होगा, तो ये ऐसे आ रहा होगा। तो क्या कंटूर लाइन मेरा लाइन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप के पैरेलल है? नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, कंटूर लाइन आर क्लोजर इन स्टीप ग्राउंड। अब ये स्टीप ग्राउंड है तो कंटूर लाइन क्लोजर नहीं है क्या? यहाँ पे क्लोजर है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा सही हो गया, बोथ सेकंड। तो क्या लर्निंग मिली इस क्वेश्चन से? लर्निंग ये मिली कि मेरा जो एक कंसेप्ट है उसको दूसरे कंसेप्ट में कैसे इंटरलिंक कर सकता हूं और कैसे उनको जोड़ सकता हूं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द एरिया ऑफ कैचमेंट इज 63 स्क्वायर किलोमीटर एंड एक्सियल लेंथ ऑफ द कैचमेंट इज 9 किलोमीटर, व्हाट विल बी द फॉर्म फैक्टर ऑफ कैचमेंट? अब फॉर्म फैक्टर ऑफ कैचमेंट इसमें वाटरशेड की प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो वाटरशेड की प्रॉपर्टी जिसने नहीं पढ़ी होगी, जैसे ड्रेनेज डेंसिटी, फॉर्म फैक्टर, ओवरलैंड फ्लो, लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो, वो नहीं पढ़ी होगी तो वो सॉल्व नहीं कर सकता है। तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वाटरशेड अपॉन लेंथ ऑफ वाटरशेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ वाटरशेड यहाँ क्या दिया है? एरिया ऑफ वाटरशेड दिया है 63 मीटर स्क्वायर और एक्सियल लेंथ कितना दिया है? 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000। और ये किलोमीटर स्क्वायर है ऊपर, सॉरी ये किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो कितना बनेगा? 10 to the power 3, 10 to the power 3। तो फॉर्म फैक्टर ऑफ द कैचमेंट, ओके हाँ, एल स्क्वायर है तो ये जो लेंथ है ना ये 9 का स्क्वायर होगी, तो 9 का स्क्वायर होगी तो यहाँ क्या आएगा? 63। ये किलोमीटर स्क्वायर में ही रहने दो आप और 9 को 81 में रहने दो। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा? 63/91 क्या हो गया? 9 सती 63, 9 81, तो 9/7 इंटू 100, तो 9/7 क्या होगा? 1/9 क्या होता है? 11.11% होता है। इंटू 7 करोगे, बाय 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.778 के समथिंग, तो 0.778 हो जाएगा। यहाँ पे मैं कंफ्यूज ये हो गया क्योंकि यूनिट में कंफ्यूज हो गया मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ज़्यादा रेफर कर दिया इसलिए यूनिट में कंफ्यूज हो गया। एरिया ऑफ वाटरशेड क्या है? 63 है और लेंथ का स्क्वायर लेना है आपको 81, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0.778, आंसर 0.778। अब इससे लर्निंग क्या है कि अब मैं ड्रेनेज डेंसिटी का फॉर्मूला याद कर लूँ, फॉर्म फैक्टर का याद कर लूँ, इलोंगेशन रेशियो का याद कर लूँ, सर्कुलेटरी रेशियो का याद कर लूँ, दूसरे जो इनके इन्वर्स फैक्टर होते हैं उनको मैं याद कर लूँ। साथ में ये सारे मैं याद करने के बाद उनकी मैं प्रॉपर्टीज भी देख लूँ कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि भाई ड्रेनेज डेंसिटी किसको इन्फ्लुएंस करता है, ड्रेनेज डेंसिटी क्या लेंथ को इन्फ्लुएंस करता है, क्या फॉर्म फैक्टर शेप को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये सारी अगर मैं चीजें एक साथ देख लूंगा तो मेरा जो स्टडी होगा वो कंप्रेहेंसिव होगा। अब दूसरे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा फार्म स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, ठीक है। फार्म स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है ये हमारा। तो फार्म स्ट्रक्चर को भी इक्वल इंपॉर्टेंस इस एग्जाम में दिया है, ठीक है, जबकि फार्म स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं अगर हम प्रीवियस एई के पेपर देखेंगे। तो पहला क्या दिया है? द टोटल विंडो एरिया इन अ पोल्ट्री हाउस शुड बी अबाउट ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया इन अ वार्म रीजन। तो वार्म और कोल्ड रीजन का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है। मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि पढ़ाऊंगा तो पूरे स्पेसिफिकेशन लंबे हो जाएंगे। मैं वही पढ़ाऊंगा जिसमें जिस्ट है छोटा है और वो समझ सकते हो आप, जिसमें कंफ्यूजन ना हो आपको अभी। तो वार्म रीजन में क्या होता है कि वो विंडो एरिया, मान लो कोई भी पोल्ट्री हाउस है, मान लो केज हाउस है, ठीक है, मेरा केज हाउस है, ये मेरा केज हाउस है, ठीक है, ये केज हाउस है, पीछे भी आप जाओगे पूरा केज हाउस है। तो केज हाउस में पूछ रहा है कि जो विंडो एरिया होता है वो फ्लोर एरिया के कितने % होता है। तो जो विंडो एरिया है वो 1/4 ऑफ टोटल फ्लोर एरिया होता है। अब पूरा फैक्चुअल है, आपने याद नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। तो फार्म स्ट्रक्चर की जितने भी आप पढ़ेंगे तो पूरे आपको फैक्चुअल डेटा एक साथ में आपको रिमेंबर होने चाहिए और पूरे आपके दिमाग में होने चाहिए, जब भी आपको फार्म स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वरना नहीं होंगे। नाउ कमिंग टू द 15th क्वेश्चन, द लैम्प्स आर केप्ट वार्म एंड ड्राइंग इज हेस्टन बाय अ हीट लैम्प ऑफ।
अब हो सकता है कि ये इंग्लिश में आप समझोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लैंप से समझ आएगा कि यह कोई लैंप है, बट आप इसको हिंदी में देखो। भेड़ के बच्चों को गर्म रखने और सुखाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कितनी वॉट का हीट लैंप उपयोग किया जाता है? वहां पे हिंदी दिया रहता है ना, तो भेड़ के बच्चों को हम क्या कहते हैं? लैंप कहते हैं। और अगर ज्यादा ऊपर जाना है तो राम और इव, ये फीमेल शिप होती है और ये मेल शिप होते हैं। ये एनिमल हस्बेंड्री के टर्म है, फिर भी मैंने बता दिया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लैम्प को आपको मतलब बच्चे हैं, बच्चों को क्या है कि वार्मनेस चाहिए, तो वार्मनेस चाहिए तो आप उसको कितने हीट लैम्प का यूज करोगे ताकि उनको वार्मनेस मिल पाए एक शिप फार्म में। तो अब ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप कहीं भी चले जाओ, कोई सी भी बुक पढ़ लो, नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करने हैं आपको? ऐसे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। यू हैव टू मेमोराइज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। उससे क्या होगा कि अगला जो एई बनेगा वो इसी बेसिस पे बनेगा, तो आपका थोड़ा सा लर्निंग भी होगा, और अगर मान लो सेम आ गया तो आपको एडवांटेज मिलेगा। तो क्या होते हैं, कौन से हीट लैंप, उनका वॉट क्या होता है? वो जनरली होता है 100 से 200 वॉट। तो अब 100 से 200 वॉट तो हमें दिया नहीं है, तो सेफ आंसर उसके बीच में क्या है? 150 है। अब मान लो ये पूछ लेता है कि एक्सट्रीम हीट देना है, तो एक्सट्रीम हीट में हम 250 वॉट से ग्रेटर वाला हीट लैंप यूज करते हैं, तो वो दिया ही नहीं है। तो अगले वाले हमें, अगले वाला जो एई है उसमें अगर मान लो मेरा एग्जाम आ रहा है तो उसमें मैं ये भी याद कर लेता हूँ कि 250 वॉट से अगर मैं ग्रेटर दूंगा तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ मैसनरी फाउंडेशन हैविंग 4800 kg ऑफ डेड लोड per running meter of wall. Assume that the building has to be constructed in soil having bearing pressure of 6 into 10 to the power 3 per square meter. अब ये क्वेश्चन पूरा फार्म स्ट्रक्चर का है। मान लो किसी को फार्म स्ट्रक्चर नहीं आता है, ठीक है, फार्म स्ट्रक्चर मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? एटलीस्ट मैंने 11th और 12th में डायमेंशन एनालिसिस तो पढ़े हैं, पढ़े हैं नहीं पढ़े? मैंने डायमेंशन एनालिसिस पढ़े हैं, यूनिट कन्वर्जन मैंने पढ़ा है, यूनिट मैचिंग मैंने पढ़ा है, तो डायमेंशन एनालिसिस से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता है कि मैशनरी फाउंडेशन का विड्थ क्या होता है, डेड लोड क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता है। अब मेरा जो आंसर है वो क्या है? मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आपको ऐसे करना है, मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी को नहीं आ रहा है और उसको उसका स्कोर इंक्रीज करना है, तो हाउ ही और शी विल इंक्रीज हिज स्कोर, तो उसका ये मेथड है। ठीक है, अब हमको क्या दिया है? 4800 kg पर मीटर ऑफ, ये डेड लोड है, ठीक है, ये डेड लोड है, और बोल रहा है कि सॉइल का जो बियरिंग प्रेशर है। अब बियरिंग प्रेशर सबको पता है कि बियरिंग प्रेशर क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया और मास पर यूनिट एरिया। तो बियरिंग प्रेशर कितना है? बियरिंग प्रेशर है 6 into 10 to the power kg पर स्क्वायर मीटर, ये दिया है। तो अब आपको क्या है कि ये एक एरिया में दिया और एक विड्थ में दिया है, तो आप इसको डिवाइड करो, किसमें आंसर आ जा रहा है? एक यूनिट में, मतलब मीटर या सेंटीमीटर में। आपको एक यूनिट में लेके आना है ना आंसर, आपको मीटर में लेके आना है, तो आप मीटर में कैसे लेके आओगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4800 kg पर मीटर को 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? केजी से केजी कट जाएगा, मीटर से मीटर कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये गया, ये गया, 6 48, तो 0.8 मीटर आ जाएगा। तो 0.8 मतलब क्या होता है? 80 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। अब आप उसको कंसेप्ट से करोगे तो कंसेप्ट से भी कर सकते हो, बट मैं ये बता रहा हूँ कि लेमेन तरीका कैसे होता है अगर आपको नहीं पता है। तो ये जनरली क्या है कि फार्म स्ट्रक्चर में आप क्या है कि वेट रखते हो, तो वेट रखते हो तो डेड लोड आता है, और डेड लोड आता है तो उससे क्या होता है कि मतलब मशीनरी फाउंडेशन है उसका डेड लोड आता है, तो डेड लोड उसके सॉइल के बेरिंग प्रेशर को कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो आपसे विड्थ पूछ रहा है कि अब मशीनरी फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करोगे तो उसकी विड्थ क्या होगी, वो ये कंसेप्ट है पूरा। द लेंथ ऑफ स्क्रीन इन कैविटी वेल इज डिसाइडेड। अब ये ए का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक ए में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने कैविटी वेल अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आंसर ये सॉल्व हो जाएगा, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। तो लेंथ ऑफ स्क्रीन इन कैविटी वेल इज डिसाइडेड, नो स्क्रीन इज प्रोवाइडेड बाय सीव एनालिसिस यूजिंग वेल लॉक और 1/3 ऑफ द कन्फाइंड एक्विफाइड। तो कैविटी वॉल में हम स्क्रीन यूज ही नहीं करते हैं। अब स्क्रीन इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि कैविटी वेल में क्या होता है कि कैविटी बनता ही क्यों है? कैविटी इसलिए बनता है कि मान लो ये हमारा वाटर बियरिंग स्टेट है, तो कैविटी इसलिए बनता है कि जितने भी जो सैंड पार्टिकल इस वाटर में वो सारे ड्रॉन आउट बन जाते हैं, और जैसे ही ड्रॉन आउट होते हैं तो नीचे कैविटी बनता है। तो नीचे कैविटी बन जाएगा, सारे सैंड पार्टिकल्स अगर चले जाएंगे तो मुझे स्क्रीन की जरूरत क्या है? मेरा पानी तो पूरा साफ आ रहा है, तो स्क्रीन की जरूरत क्या है? तो इसीलिए स्क्रीन प्रोवाइड ही नहीं करते यहाँ पे। पूरा कंसेप्चुअल है, अगर आपने कैविटी वेल ढंग से पढ़ा होगा तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। दूसरा, फिर से सर्वेइंग लेवलिंग का क्वेश्चन आया। अब सर्वेइंग लेवलिंग में आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि डिफरेंशियल लेवल क्या होता है, फ्लाई लेवलिंग क्या होता है, फिर हम लेवलिंग रिड्यूस लेवल क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे। पूछ रहा है डायरेक्ट इसमें वो
न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा है, और न्यूमेरिकल सॉल्व इसलिए करवाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पता लगे। तो देखो क्या बोल रहा है, अ लाइन वाज मेजर्ड यूजिंग अ टेप ऑफ 100 मीटर against a standard temperature of 20 degrees centigrade against the field temperature of 40 degrees centigrade. The true length of tape by using thermal expansion coefficient is 0.001 per degree centigrade. तो बोल रहा है कि हम थर्मल कोफिशिएंट टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, ये हम सबको पता है। तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यह लेंथ है, इसको डेल्टा एल, चेंज इन द लेंथ। तो चेंज इन द इनिशियल लेंथ कितनी, 100, और चेंज इन द लेंथ हमको पता करनी है, ट्रू लेंथ हमको पता करनी है। तो 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या है 0.001 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री, तो ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 100 इंटू 1 प्लस 0.2, 0.2 ही होगा, हाँ 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 1.2, तो 1.2 या फिर 1.02 हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा 100.20। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इससे क्या निकली है कि टेम्परेचर से लेंथ का एक्सपांशन होगा और लेंथ के एक्सपांशन से लाइन की लेंथ बढ़ेगी। अब वो आपसे पूछ सकता है कि टेम्परेचर क्या, अगर मान लो ये टेम्परेचर का दिया है तो वो दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे, क्रैकिंग और एक्सपांशन दूसरे कोई किसी मेथड से हो रहा होगा तो उसमें क्या है, तो वो वाली सारी चीज भी इसमें हमको देखनी है। कमिंग टू द 19th क्वेश्चन, स्टेज 3 ऑफ गली डेवलपमेंट। अब गली डेवलपमेंट में ये फेमस क्वेश्चन है, मतलब हर एक यही में मिल जाएगा, अगर आपने प्रिपरेशन करी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 4 स्टेज होते हैं, इनिशिएशन, डेवलपमेंट, हीलिंग और स्टेबलाइजेशन। तो थर्ड स्टेज कौन सा हो जाएगा, हीलिंग स्टेज। टेंशनोमीटर इंस्टॉल्ड इन अ सॉइल मॉइस्चर, ये भी आपको प्रीवियस ईयर यही में मिल जाएगा अगर आपने ढंग से स्टडी किया है सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट। अब यहाँ पे टेंशनोमीटर ही पूछा है, बट इसके लर्निंग क्या है कि सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो हम सब अच्छे से देख लें। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, ये क्या बोलते हैं, प्रेशर प्लेट अपैरेटस, प्रेशर प्लेट अपैरेटस के बाद टेंशनोमीटर, न्यूट्रॉन प्रोब, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, ये सारे हम देख ले तो अगली बार अगर इन चीजों से क्वेश्चन आए तो हम कर पाए। तो टेंशनोमीटर क्या करता है, सॉइल मॉइस्चर मेजर करता है, बट ये सॉइल मॉइस्चर इनडायरेक्टली मेजर करता है। पहले ये कैपिलरी पोटेंशियल नापता है और कैपिलरी पोटेंशियल के बाद हम सॉइल मॉइस्चर मेजर करते हैं। नाउ कमिंग टू द 21 क्वेश्चन, द एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ऑफ एन अल्कली सॉइल। अल्कली सॉइल क्या होती है, अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है जहाँ पे हम रिक्लेमिनेशन ऑफ लैंड रिक्लेमिनेशन करते हैं, मतलब लैंड को आप सुधार रहे हो तो उसमें बहुत सारे मेजर्स देखते हैं, और पहले लैंड को सुधारने के लिए मुझे लैंड का कंडीशन देखना पड़ेगा कि लैंड के कंडीशन में उसका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी कितना है, पीएच कितना है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशन कितना है, ये सारी चीजें देखना पड़ते हैं। तो एक चार्ट है वो आपको याद करना पड़ता है, अगर आप वो याद करते हैं तो ये सॉल्व होगा, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सॉइल अल्कलाइन सॉइल, ये होता है सैलाइन अल्कलाइन सॉइल। तो अल्कलाइन सॉइल क्या होता है, सोडिक सॉइल होता है। तो सोडिक सॉइल में क्या होता है कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ग्रेटर देन 15 होता है। अब नाम से अगर अल्कलाइन सॉइल ही सोडिक सॉइल होता है तो सोडिक सॉइल होता है तो इसमें सोडियम बहुत होगा, तो सोडियम बहुत होगा तो ज़्यादा ही होगा, तो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन 15 होता है। अब यहाँ पे अल्कली सॉइल पूछा है, वो अगली बार पूछ सकता है सैलाइन सॉइल, और यहाँ पे सिर्फ ईएसपी पूछा है, वो पीएच पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी पूछ सकता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो पूछ सकता है, फिर रेसिडियल सोडियम कार्बोनेट आपसे पूछ सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स हम जब रिक्लेमिनेशन ऑफ सैलाइन सॉइल या अल्कलाइन सॉइल पढ़ेंगे तो ये सारे पैरामीटर्स हमको देख के पढ़ने हैं। स्टैटिक सक्शन हेड इज डिफाइंड एज, अभी पंप का क्वेश्चन है तो बेसिक क्वेश्चन है, स्टैटिक सक्शन हेड वो सक्शन हेड होता है सेंट्रल लाइन ऑफ पंप से जितना वाटर लेवल हमको पंप करना है वो स्टैटिक सक्शन हेड होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ड्रॉप स्पिलवे कैन बी इंस्टॉल्ड व्हेन द ड्रॉप इन द वाटर हाइट इज लिमिटेड टू। अब ये सारे स्पिलवे स्ट्रक्चर दिए, मतलब ड्रॉप स्पिलवे, फिर दूसरा होता है ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, ये चूट स्पिलवे। अब ये पहली बात तो ये स्ट्रक्चर आए क्या, ये परमानेंट है तो परमानेंट है तो इनका लाइफ स्पेन क्या है, ये ऐसे पढ़ना है, परमानेंट है तो इनका लाइफ स्पेन क्या है, ये टेम्पररी क्यों नहीं है, टेम्पररी होने के बाद इनमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, फेलियर के प्रोविजन क्या है, सेफ्टी के प्रोविजन क्या है, इनका ड्रॉप हाइट क्या होता है, इनको कब यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। और अगर आप पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद ये सारी चीजें आपके माइंड में नहीं आ रही है तो क्या है कि कुछ ना कुछ कमी है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। तो ड्रॉप स्पिलवे हाइट कितनी होती है, 2 से 3 मीटर, या फिर 3 से 4 भी होती है बहुत सारे बुक्स में, बट 2 से 3 और 3 से 4 दोनों। अगर 2 से 3 ऑप्शन 2 से 3 होगा या फिर 3 से 4 होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आप मारोगे। इसमें 3 से 6 होती है और इसमें ग्रेटर देन 3 होती है ड्रॉप इनलेट में। तो क्या पूछ रहा है आपको कि ड्रॉप स्पिलवे में ड्रॉप में वाटर की हाइट का ड्रॉप कितना होता है, तो 3 से 4 होता है।
बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स नॉर्म्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाटर लॉग्ड एरिया। तो वाटर लॉगिंग का डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाला डेफिनेशन आता है कि वाटर लॉगिंग एरिया किस एरिया को बोलेंगे। तो पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो वाटर लॉगिंग एरिया उस एरिया को बोलेंगे जब वाटर टेबल 2 से 3 मीटर लैंड, जो वाटर टेबल होगा ना, ये हमारा लैंड सरफेस है और ये वाटर टेबल है। तो जो वाटर टेबल है ना, ये 2 से 3 मीटर इसका डिस्टेंस रहेगा लैंड सरफेस से। अब आपने वाटर लॉगिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। फिर पोटेंशियल वाटर लॉगिंग कब होगा? जब लेस देन 2 मीटर होगा। और वाटर लॉगिंग नहीं होगा जब 3 मीटर डेप्थ नीचे रहेगा हमारा वाटर टेबल लैंड सरफेस से, तो वाटर लॉग्ड एरिया उसको नहीं कहेंगे। भाई आईएस ये स्टैंडर्ड कोड दिया है 456 और 1978, स्टिपुलेट्स द क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट फॉर अ मिनिमम हाउ मेनी डेज अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब आपको किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्यूरिंग क्या होता है और कितने देर से, तो आप हिंदी में आइए। देखो, सामान्य परिस्थितियों में कंक्रीट की न्यूनतम कितने दिनों तक क्यूरिंग की जानी चाहिए। क्यूरिंग जनरली हम कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए किए हैं, तो जनरली जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 28 डेज होता है। तो ये हमारा फॉर्म स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और ये पूरा फैक्चुअल है, आपको याद करना है। अब इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं होता है कि क्यूरिंग है तो कैसे होता है, क्या होता है, कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए होता है, हीट कितनी जनरेट होती है, और फिर अगर कोई स्ट्रक्चर डालेंगे जैसे एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब डालेंगे तो क्यूरिंग जल्दी होती है, फास्ट होती है। तो ये सब भी चीजें साथ में देखनी है। डायमेंशंस ऑफ गटर इन स्टेंशन बार, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहा है कि स्टेंशन बार में नालियों के आयाम सामान्यवत कितने रखे जाते हैं, तो ये गटर का डायमेंशन पूछ रहा है। तो स्टेंशन बान एक बान है जिसमें हम मिल्किंग के लिए इसको यूज करते हैं, तो उसका डायमेंशन पूछ रहा है। तो उसका डायमेंशन क्या होता है? क्या 40 सेंटीमीटर वाइड, 20 सेंटीमीटर डीप, या 40 सेंटीमीटर वाइड या 15 सेंटीमीटर डीप, या 40 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, या 40 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो होता है 45 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब स्टेंशन बान के अलावा मिल्किंग बान, डेयरी बान, ये सारे के हमको डायमेंशन पता होने चाहिए। और दूसरे के साथ अलग अलग हम, जैसे हम डीप लीटर हाउस पढ़ रहे हैं, केज हाउस पढ़ रहे हैं, वायर फ्लोड हाउस पढ़ रहे हैं, तो इनके सबके भी डायमेंशन आपको याद कर रहे हैं जब आप फार्म स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन से यही लर्निंग है हमारा। द डिजायरेबल लॉन्गिट्यूडल स्लोप ऑफ ग्रास वाटरवे इज। अब ग्रास वाटरवे क्या होता है कि सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर होता है। और दूसरा, ये ग्रास वाटरवे से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या ये अक्रॉस द स्लोप होता है या अलॉन्ग द स्लोप होता है। तो आप मुझे बताइए कि अक्रॉस द स्लोप होता है, अलॉन्ग द स्लोप होता है। तो जो लॉन्गिट्यूडल स्लोप होता है उसका रेंज होता है 5 से 10%। तो 5% आपको स्लोप देना पड़ता है इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5%। द लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड। देखो अब सर्विंग लेवलिंग के कितने क्वेश्चन है, और सर्विंग लेवलिंग के क्या आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसे दिखा जो पूरा फैक्चुअल है या पूरा फैक्ट वाइज है, मतलब वही कंसेप्ट वाइज है पूरा, मतलब सिर्फ आपको कंसेप्ट पढ़ा और आपको हो जाएगा? नहीं, सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल से आपका कंसेप्ट वो चेक कर रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद 20 मीटर चेन, मतलब 20 मीटर चेन से हम लेंथ की लाइन मेजर कर रहे हैं, तो वो कितनी आई? 300 आई। बट जबकि बोल रहा है कि आपको टू लेंथ बतानी है, एक्चुअल में जो लेंथ थी वो 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग थी, मतलब 10 सेंटीमीटर बड़ी थी, बट आपने 20 सेंटीमीटर से मेजर करी, तो आप टू लेंथ बताओ। तो 10 सेंटीमीटर बड़ी थी तो एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी? 20 प्लस 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.10, तो एक्चुअल लेंथ होगी 20.10। तो 20.10 से आप लेंथ मेजर करेंगे तो वो कितनी आएगी? वो आएगी 20.10 बाई 20 इंटू 300, तो आ जाएगा 301.5। तो सी आ जाएगा आंसर। द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच यील्ड्स ओनली इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इज। हिंदी में पढ़ो। वह भूवैज्ञानिक संरचना जो केवल नगण्य मात्रा में भूमिगत जल देती है, मतलब बहुत कम, नगण्य मतलब बहुत इनसिग्निफिकेंट वाटर देती है, तो उस वाले स्टेटस को हम क्या बोलेंगे? क्या एक्वीफर बोलेंगे? भाई एक्वीफर में तो बहुत पानी होता है। क्या एक्वीक्लूड बोलेंगे? क्या एक्वीफ्यूज बोलेंगे? एक्वीफ्यूज में कुछ नहीं होता है। इट विल नॉट स्टोर, इट विल नॉट ओनली गिव। और एक्विटार्ड क्या होता है? स्टोर तो ट्रांसमिट करता है बट स्टोर नहीं करता है। तो एक्वीक्लूड वो ऐसा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है जो स्टोर करता है बट ट्रांसमिट बहुत कम करता है, बहुत कम करता है, मतलब इनसिग्निफिकेंट करता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्वीक्लूड। और इसका एग्जांपल होता है क्ले। तब इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एक्वीफर में क्या होता है, एक्वीक्लूड में क्या होता है, एक्वीफ्यूज में क्या होता है, एक्वीटार्ड में क्या होता है। द रेशियो बिटवीन द इरिगेटेड एरिया एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड इज नोन एज। तो इरिगेटेड एरिया मान लो ए है और क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड, अब क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज मान लो मीटर क्यूब हो गया, या फिर मान लो क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज कितने सेकंड में हम कितना वाटर यूज किया,
तो ये वाला जो होता है टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ड्यूटी। तो ड्यूटी इट इज द रेशियो बिटवीन हाउ मच, इट इज द रेशियो बिटवीन एरिया एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज, तो उसको हम ड्यूटी बोलेंगे। डेल्टा क्या होता है, डेप्थ बेस पीरियड क्या होता है, हमारा बेस पीरियड फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग के बीच में हम कितने पीरियड तक वाटर इरिगेशन में हम दिए, उसको बेस पीरियड बोलते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी इन अर्दन चैनल हैविंग लूम टेक्सचर। अब ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब अगर ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा बुक में, तो बुक में टेबल वाइज दिया है, ठीक है। अब टेबल वाइज बुक में दिया है तो इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं सैंडी लूम, क्ले लूम, सिल्ट लूम का सारा याद करके जाऊं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं आ रहे हो, इवन ये मेरे को भी नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ देने हैं। और अगर मान लो आपने कुछ मार भी दिया है तो कमीशन कुछ और लेगा और बहुत सारे एम्बिग्यूटी बनेंगे, तो वो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है और आगे बढ़ जाना है। तो आज इस क्वेश्चंस में हम 30 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, और अगले हम सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।